गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को लहासा की ओर पढ़ाऊँगी। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। आज मैं इनके बारे में पढ़ाऊँगी, आप लोगों को राहुल सांकृत्यायन के बारे में बताऊँगी। ये कैसे हैं, ये कहाँ से हैं, इनकी रचनाएं क्या है, कहाँ जन्म हुआ है, किस स्वभाव के हैं, ये सारे हम बातें जानेंगे। और इसके बाद मैं ये जो चैप्टर है लहासा की ओर, इसका मैं सारांश आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में, लेखक क्या हैं इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंदहा गांव में 1893 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। मूल नाम मतलब असली नाम। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई, जो कि अभी पाकिस्तान में है फिलहाल। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा जाता है। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य के महापंडित 1963 ईस्वी में संसार छोड़ गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध अन्य अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी कृतियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अन्य साहित्य, एक यात्रा साहित्य। अन्य साहित्य में क्या आएगा? दर्शन दिग्दर्शन। दर्शन दिग्दर्शन मतलब क्या? घूमने के लिए, मतलब जो बाहर जाते हैं उन चीज़ों को जो देखकर अपनी रचना में उन चीज़ों को जो डालते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, उसको कहते हैं दर्शन दिग्दर्शन। 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, ये अन्य साहित्य हैं। और यात्रा साहित्य मतलब वो यात्रा से संबंधित है, जहाँ जहाँ घूमे हैं वहाँ वहाँ उन्होंने रचना की है। मेरी जीवन यात्रा, उनकी जीवन यात्रा जिसके कि 6 भाग हैं। राहुल यात्रावली, अपने नाम से ये छपवाए हैं, राहुल यात्रावली। घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास। रूस में 25 मास जो है, रूस में 25 महीने जो रहे हैं उसका विवरण दिए हैं इसमें। अब आएंगे साहित्यिक विशेषताएं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है? यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अद्वितीय है, मतलब पूछने लायक नहीं है। उन्होंने घुमक्कड़ी के शास्त्र की रचना की। उन्होंने घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया तथा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। ये राहुल सांकृत्यायन का कहना है। भाषा शैली, उनकी भाषा कैसी है? राहुल जी ने अपनी रचनाओं में परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा की रोचकता बढ़ गई है। ये रहा, हम लोग इनके बारे में पढ़ें, जीवन का परिचय पढ़ें, रचना के बारे में पढ़ें। अन्य साहित्य क्या है इन्होंने रचना किया, यात्रा साहित्य से जो संबंधित जो रचना है, फिर साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, क्या उद्देश्य रहा है इनके लिखने का, और फिर भाषा इनकी कैसी है, इनके बारे में सारा हम लोग जानकारी ले लिए। अब आएंगे हम इस पार्ट की तरफ, लहासा की ओर। लहासा की ओर जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर समझ में आ रहा है कि ये घूमने वाली जगह है। लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है लहासा, और वहीं पर लेखक जो गए हैं, पहली बार जो गए हैं तो वो भीख मंगे के वेश में गए हैं, और दूसरी बार जब गए थे भद्र वेश में। लेकिन जब पहली बार जो गए हैं तो उनका दोस्त सुमति था, तो उनके साथ गए तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन जब दूसरी बार गए हैं सज्जन वेश में, मतलब अच्छे, एक मतलब भिखारी के वेश में नहीं गए थे, जैसे आम आदमी जाता है अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहनकर, वैसे वो गए हैं। तो उनको बहुत ही असुविधा हुई, और जो वो चाहते थे देखना वो नहीं हो पा रहा था, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था।
तो वहाँ की जो लाशा है, वहाँ का जीवन कैसा, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, तो सारा यहाँ पर राहुल जी ने यहाँ पर वर्णित किया है। और इसके बारे से इसके ये जो वर्णन किए हैं, वहाँ की सारी बातों को बताए हैं। इससे हम लोग बहुत ही जानकारी प्राप्त करते हैं कि तिब्बत के लोग या लासा की ओर लोग कैसे हैं, वहाँ का जीवन कैसा है, अलग है नहीं, ऐसा अलग नहीं है बहुत, सब कुछ वैसा ही है लेकिन रूप अलग है, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग ये राहुल जी ने जो भी लिखा है अपनी इस रचना में लाशा की ओर, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि हम लोग खुद जाकर वहाँ पर गए हों, या ऐसा लगता है कि हम लोग पिक्चर देख रहे हों, मूवी देख रहे हों। ऐसा इन्होंने वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं तो पढ़ी तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी इसको अच्छा से सुनिएगा, और इसको अगर और भी क्लियर करना होगा तो आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब शुरू करते हैं। ओके, लेट्स गो। लहाशा की ओर नामक पाठक लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है। उन्होंने 1929 से लेकर 30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। यह रास्ता हम लोग मतलब ये तिब्बत जाने का रास्ता कैसे है, नेपाल के रास्ते से है। नेपाल से होकर मतलब इंडिया से हम नेपाल जाएंगे, नेपाल से तिब्बत। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण, क्या बोला यहाँ, 1929 से लेकर 30 में यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म में वेश में की। अनुमति न होने के कारण लेखक को भिखमंगे का वेश धारण करना पड़ा। इस पाठ में उन्होंने लाशा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया। मतलब जो रास्ता है ना वो बहुत ही ऊंच नीच है, मतलब बहुत ही कठिन रास्ता है। उस रास्ते पर या वहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो शौकीन हो घूमने के जो शौकीन होंगे वही जा सकते हैं, और सामान्य लोग नहीं जा सकते हैं। क्योंकि राहुल जी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, घूमने में बहुत उनको अच्छा लगता था, तो वे गए। और इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। क्या क्या जानकारी मिलती है हम लोग पढ़ेंगे। लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिंगपोंग का रास्ता, कलिंगपोंग ये नाम जो थोड़ा अजीब है, नेपाली नाम है, इसे है फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। ये रास्ता है तिब्बत जाने का, इंडिया से तिब्बत जाने का। यह व्यापारी तथा सैनिक रास्ता था। यह व्यापारी से व्यापार भी होता था, और यहाँ से सैनिक भी हमारी सेनाएं भी जाती थी। इस पर जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। परित्यक्त मतलब वहाँ पर कोई नहीं था, किले में कोई नहीं था वहाँ पर फौजी जी। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफें भी। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं है। एक कुप्रथा है, जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा, तो वहाँ पर लासा में नहीं थी, तिब्बत में नहीं थी। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। अननोन पर्सन को वहाँ पर लोग चाय दे देते हैं, या कुछ भी जो उनके घर में रहता है खाने पीने को वो दे देते हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ हम लोग नहीं करेंगे ऐसे कि कोई जाकर हमारे किचन से खाना वाना बना ले, चाय बना ले, लेकिन वहाँ पर था अगर आपको पसंद है हमारे हाथ का बनाना तो आप स्वयं जाकर बना सकते हैं। उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चीटें दे दी। राहदारी मतलब क्या, वहाँ पर से जो गुजरने वाले पैसे देने पड़ते हैं क्या, दोनों चीटें दे दी। थोंगला के आखिरी गांव में उसे मित्र श्रीमती के जान पहचान के लोग मिले। वहाँ से मतलब राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चीटें दे दी। वहाँ पर मतलब पैसे भी लोग क्या मांगते हैं जाने का, वहाँ पर देना पड़ता है। और सुमति की जान पहचान के लोग मतलब सुमति उनका दोस्त है, मित्र है, और उसी उनके दोस्त का ही जानकार कोई मतलब जान पहचान का उनको लेखक को मिला। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था
तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़ी में रात बितानी पड़ी। अब लेखक को सबसे विकट डाँड़ा थोंगला पार करना था। डाँड़ा थोंगला था। यहाँ पे जो नाम है ना, थोड़ा सा ये अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम जो हमारे लैंग्वेज के थोड़ा सा ये अपोजिट पड़ रहा है। 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डाँड़े सबसे खतरनाक जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता है। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता है। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। भिखमंगों कौन मारेगा। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डाँड़े पर पहुँचे, जो 17-18 हज़ार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ थी तथा कुछ पर न बर्फ थी न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देवस्थान था, जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सब से बहुत ही पीछे रह गया है। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया, फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया। वह 4 बजे के करीब लंकोर पहुंचा, जहां उनको जाना था, जहां उसका जानकार श्रीमती प्रतीक्षा करता मिला, मतलब इंतजार कर रहा था लेखक का। वह बहुत गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। लंकोर में वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा मतलब जिसको हम लोग कहते हैं शराब, सुरा, शराब, वाइन। क्या क्या मिला है, सत्तू, चाय मिला है खाने को, और रात में सोते समय गर्मा गर्म थुक्पा मिला है, जिसको पीने के बाद अच्छी नींद आएगी। वहाँ पर यही मिलता है। लेखक और उसके साथी अब तिंगरी के विशाल मैदान में, तिंगरी का स्थान है, थोंगपा, ये सब देख रहे हो क्या क्या नाम है। मुझे भी अटपटा पूरा लग रहा था नाम देखकर। लेखक और उसके साथी अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिंगरी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। ये यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। यजमान मतलब किसको रहता है, जो पंडित होते हैं, जिसको पूजा करवाते हैं, और जो पूजा करवाते हैं, जो पूजा करते हैं वो पंडित होते हैं, जो पूजा करवाते हैं वो यजमान होते हैं, जो गुरु दक्षिणा देते हैं पंडित को। तो सुमति शायद पंडित वहाँ के होंगे और यजमान को वहाँ पर गंडा उंडा देते हैं। तो ये वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। कौन, सुमति। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका कि आप मत जाइए पहली बार, और मेरे साथ, मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे यहाँ का सब दिखाइए और इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो तो लेखक थे, सब उनको लिखना था। लेखक को भरिया मतलब भारवाहक न मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। वहाँ पर कोई सवारी ढोने वाला भी नहीं मिल रहा था, तो लेखक को अपना सामान स्वयं ही लेकर जाना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था, उसमें कुंजूर की हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखा हुआ कुंजूर, उसमें कुंजूर की हस्तलिखित, कुंजूर कोई ये होगा, पदार्थ होगा, चीज़ होगा, जिसके द्वारा लिखा गया है। 103 पोथियाँ रखी थी, उसमें कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी।
103 पोथियाँ कुंजूर की। कुंजूर कोई जैसे तुम लोग का बुक होता है वैसे कोई वस्तु है जो कि हाथों से लिखा गया था। 103 पोथियाँ मतलब बुक, किताब रही होगी। एक एक पोथी का वजन 15-15 शेर था। 15-15 शेर मतलब जैसे किलो होता है, अब एक शेर में कितना होता है उसको आप लोग देख लेना, इतना उसका वजन था। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा। ये रहा सारांश। हाँ, आप लोग को मतलब क्या है, ये बहुत इसमें सोच विचार का प्रश्न नहीं है। वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, या वहाँ सोच कैसी थी, और बाहर के लोगों के बारे में कैसा सोच था उन लोगों का, तो अच्छी सोच थी वहाँ के लोग। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी सोच थी कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं तो चाय पानी भी पूछ रहे हैं, या हो सके तो अपने हाथ से बेकर बनाना चाहें तो आप बना सकते हो। यहाँ तो हम लोग यहाँ पर तो नहीं करते हैं कि किसी अनजाने आदमी को बोलेंगे अपना चाय पानी बना लो, नहीं, छूने तक नहीं देंगे। तो वहाँ पर ये रिवाज है कि अपने से बना सकते हैं। हाँ, लेकिन रात में आप वहाँ पर ठहर नहीं सकते हो। रात में किसी भी अनजान आदमी को आप अपने घर में वो लोग नहीं रख सकते हैं। और फिर सभी के घरों में जितने भी घर हैं वहाँ पर हथियार जो रखना गैर कानूनी नहीं है। सभी लोग अपने अपने पास हथियार रख सकते हैं और हथियार लेकर लोग बाहर घूमने भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डाकुओं का भय रहता है। डाकू जो है वहाँ वो मतलब क्या है, वो जो तिब्बत या लासा है वहाँ पर आदमी बहुत कम है। क्योंकि वहाँ पर वहाँ की जो जगह है रहने लायक नहीं है। जो रहते हैं तो बहुत ही साहसी होते हैं और अपने बदौलत रहते हैं। वो साहस है, क्योंकि हर वक्त हथियार लेकर रहना अपने आप में बहुत बड़ा ये है, बड़ी बात है। सो रहते हैं वहाँ पर लोग चैलेंज के साथ। और भी सारी हैं उसमें, जब आप लोग बुक पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो और भी इसमें जानकारियाँ मिलेंगी कि कैसा कैसा मतलब वहाँ पर पूजा पाठ है, वो भी मिलेगा देखने को। इसमें तो मैंने सारांश बताया है और छोटा सा। वैसे भी ये भी समझ में अच्छा से आ जाएगा, और टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल जब तक लॉकडाउन है तब तक इसी से काम चलाना पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आप लोग पास अगर बुक होगा तो आप लोग अच्छे तरह से बुक में पढ़ लीजिएगा। और सारांश तो मैंने बता ही दिया है, और फिर क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दे दूँगी। अरे चैप्टर बहुत ज़्यादा समझने या नहीं समझने लायक नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइएगा। तो ये भी चैप्टर फिनिश हो गया और मैं इसका क्वेश्चन आंसर दे दूँगी आपको। थैंक यू। ओके।